लास्ट लेक्चर में हमने अशोका के पीरियड तक कवर किया था कश्मीर हिस्ट्री को। हमने देखा था कि कश्मीर हिस्ट्री हमारी कहाँ से इस्टेब्लिश होती है, फिर उसके बाद जो ईरानियन पहला जो फॉरेन इन्वेजन था या को फॉरेन रूल था, उसके बाद अलेक्जेंडर कहाँ से आया था, उन एरियाज को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कौन रूलर था, उसने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर कैसे हुआ, अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, वो सब हमने पढ़ा था। इसके बगैर हमने देखा था कि जो ट्राइब्स थे वो नॉर्थ वेस्ट से कैसे अटैक करते थे, और अशोका का बेटा जो था वो उनने उनके साथ फाइट किया था। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनास्टी के साथ, वो है कोशाना डायनास्टी। अब कोशाना डायनास्टी जो है, ये इसका टाइम पीरियड है 30 BC टू 178 एडी, और ये कश्मीर में इसका पीरियड है। पंजाब और इसको मानो काबुल में इसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम रूल किया है। और इसका जो फाउंडर था वो था कुजाला का पिसाज, ये इसका फाउंडर था। और इसकी जो गोल्डन एज है वो आई है कनिष्का के टाइम पे, जिसको सेकंड अशोका भी बोलते हैं। अब ऐसा होता है कि अगर आप नोटिस करोगे, हर किसी एम्पायर में जो फाउंडर होता है उसके बाद जो नेक्स्ट या थर्ड रूलर होता है उसके टाइम पे यूजुअली गोल्डन एज होती है। चाहे मौर्य एम्पायर में ऐसा हुआ, गुप्ता एम्पायर में ऐसा हुआ, फिर आगे जाके मुगल्स में ऐसा हुआ, या दिल्ली सल्तनत में ऐसा हुआ। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला, कनिष्का के टाइम पे गोल्डन एज इनकी हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब जो कनिष्का के टाइम टाइम था, उस टाइम पे इनका कंट्रोल जो था ना बहुत वास्ट एरिया पे था। ये कंट्रोल कर रहे थे सेंट्रल एशिया से लेके अफगानिस्तान, फिर आज का जो पाकिस्तान है, उस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था। अच्छा, हमारा ये अभी के प्लेन्स, ठीक है, वो पंजाब रीजन, इन सबको कश्मीर, इन सबको ये कंट्रोल करते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में एक फैक्टर था, वो था सिल्क रूट का। सिल्क रूट की जो डेस्टिनेशन थी वो चाइना से जब निकलती थी तो यूरोप के लिए ऑब्वियसली वो जाती थी, तो वो इन एरिया से गुजरती थी। तो बेसिकली ये उन पे ऊपर टैक्सेस लेते थे। तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इनके एम्पायर में थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो थी ही, इनका एम्पायर बहुत वो वाइब्रेंट एम्पायर था। अब जो उसकी वजह से देखो, इनके पास गोल्ड कॉइन्स का जखीरा, ट्रेजर बहुत ज्यादा था। तो कानिष्का के टाइम गोल्डन एज थी। उसके बाद आता है हुष्का, और फिर आता है जुष्का। अब कोशाना रूल जो है, ये हमने बोला कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से 178 एडी तक था, सॉरी 30 BC से 178 एडी तक था। तो इन इनके टाइम पे बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ है ना, वो कश्मीर में वो काफी लेवल तक हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है बुद्धिज्म की। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस डायनास्टी के टाइम पे हुई थी, उसका रूलर कौन था उस टाइम पे, कहाँ हुई थी। तो वो हुई थी हरवन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। वहां कनिष्का के टाइम पे हुई थी, कोशाना डायनास्टी थी। अच्छा, हुई किसके अंडर थी? बेसिकली जब भी कहीं पे कोई इवेंट होता है, अगर रूलर उस टाइम का कोई, जैसे आज हमारे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी है, लेकिन अगर आज भी कोई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, कोई किसी और रिलीजन की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें जो वहां पे हेड होगा वो कोई और होगा, ओब्वियसली वो कोई रिलीजियस हेड ही होगा। लेकिन ये माना जाएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई मोदी जी के टाइम पे हुई। तो वो यहाँ पे उस टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कनिष्का के टाइम पे हुई थी, और उसका हेड था वासु मित्रा, और उसका जो डिप्टी था वो था अश्विन घोषा। तो अब इसमें जो हमारे पास बाद में जो ट्रैवलर्स आए, चाइनीज ट्रैवलर्स, उन्होंने बोला कि भाई बुद्धिज्म को सीखने के लिए हमें कश्मीर जाना पड़ा। तो आप देखो कश्मीर कितना बड़ा हब बन गया था बुद्धिज्म के रिलेटेड, चाहे वो फहीन हो, हुनसेंग हो, उसके बाद और भी जो चाइनीज ट्रैवलर्स आए बुद्धिज्म सीखने के लिए, तो उनने इस बात को अटेस्ट किया। यहां तक कि इस बात को अटेस्ट किताब और हिंद में अल बिरूनी ने भी किया, मतलब इसके कनिष्का के रूल के ऑलमोस्ट 1000 साल बाद। तो ये जो है बुद्धिज्म स्ट्रिप्ट हुआ। अच्छा, जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें क्या हुआ था कि बुद्धिज्म में एक आप मानो डिवीजन हो गया था, और बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था बिटवीन महायाना बुद्धिज्म और हिनायाना बुद्धिज्म।
अब ये महायाना बुद्धिज्म और हिनायाना बुद्धिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप अपनी इंडियन हिस्ट्री में भी, जब हम यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे, वो उसमें आप आराम डिटेल उसके बारे में पढ़ोगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और महायाना बुद्धिज्म बेसिकली फिर ज्यादा स्प्रेड हुआ, ज्यादा वाइब्रेंट वो। बेसिकली महायाना बुद्धिज्म जो है वहाँ पे इमेज को वर्शिप किया जाता है बुद्धा की। और वहाँ पे बुद्धा के बाद माना जाता है कि जो उसके बाद जो टिप्टीज आए उनको भी वर्शिप किया जाता है। हिनायाना में ऐसा नहीं है। तो महायाना बुद्धिज्म का जो हब बन गया था वो कश्मीर बन गया था। अच्छा, इसके बाद जो कुजाला कार्पिसास से जो डायनास्टी स्टार्ट हुई, वाशिश का इसका लास्ट रूलर था। और वो 60 साइट्स हमें कोशानाज की मिलती है कश्मीर में। बहुत ज्यादा गोल्ड ट्रेजर्स भी मिले हैं। हरवन इनकी इंपॉर्टेंट साइट थी। कनिष्कपुरा ये बारामूला में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। सेमथन इनके अनंतनाग में इंपॉर्टेंट साइट है। और अंबरन ये जम्मू में है, तो ये भी इनकी इंपॉर्टेंट साइट थी। तो इनका जो रूल था वो फिर खत्म, जब खत्म हो गया तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे कश्मीर में एम्पायर आया वो गोंडा एम्पायर था। ठीक है, तो ये हमारा कनिष्का का हो गया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनके टाइम पे बहुत ज्यादा थी और ये सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रख सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां पे उस पे व्हाट्सअप करके आप नोट लिख सकते हो और वो नोट आपके घर में पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको खाली कश्मीर हिस्ट्री के नहीं बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके बगैर ज्योग्राफी के, और लेटेस्ट हमने जम्मू एंड कश्मीर का, खाली जम्मू एंड कश्मीर के स्कीम्स, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने लाया है, और वो आप ले जा सकते हो हमारे उस नंबर पे व्हाट्सअप करके, तो वो आपको डिलीवर हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब गोंडा ना अंपायर से। तो ये हो गया हमारा कोशाना डायनास्टी। तो नेक्स्ट है गोंडाना एम्पायर। हमारे पास जो नेक्स्ट डायनास्टी आती है वो है गोंडा अंपायर। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ नागा कल्ट किया। अभी तक आपने अगर देखा होगा तो क्या था, बुद्धिज्म का बोलबाला था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कनिष्का ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में एड़ी चोरी का जोर लगाया था। उससे पहले अशोका था। तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म काफी ज्यादा फैल गया था कश्मीर में, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली कश्मीर में हिंदुइज्म ही था। तो आप कह सकते हो कि हिंदुइज्म ने अब अपनी टेरिटरी जो है वापस लेनी स्टार्ट कर दी। तो रेस्टोरेशन ऑफ नागा कल्ट, बेसिकली स्नेक वर्शिप, आप ये मान सकते हो सिंपल टर्म्स में। तो अभिमन्यु फर्स्ट जो था इनका रूलर गोंडा अंपायर का, इसने एंटी बुद्धिस्ट ट्रेंड स्टार्ट किया। हर एक रेवोल्यूशन का एक काउंटर रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, बेसिकली जिनका स्टेटस को होता है ना कहीं पे, जब उनकी वहां से हुकूमत चलती है तो वो फिर एक काउंटर रेवोल्यूशन जरूरी करते हैं। ये मतलब गिवन है हिस्ट्री में, ऐसा हमेशा हुआ है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब सक्सेसफुल हुआ था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो काउंटर रेवोल्यूशन भी हुआ था। तो जो वो वहां पे किंग बागा था, तो उसको बहुत सारे जो उसके लॉयलिस्ट थे या फॉरेन कंट्रीज के जितने भी गवर्नमेंट्स थे उन्होंने उसको साथ दिया था तो रेस्टोर द स्टेटस को। तो ये हमेशा हुआ था, होता रहता है। तो यहाँ पर भी ये हुआ, अभिमन्यु फर्स्ट स्टार्टेड एंटी बुद्धिस्ट ट्रेंड। तो बेसिकली लेकिन एक चीज है कि बुद्धा जो है वो विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, तो पीपल लोगों ने क्या किया, आम लोगों ने, उन्होंने नागा प्लस बुद्धिज्म प्लस ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एक साथ करनी स्टार्ट की। तो अब एक ब्यूटीफुल एसिमिलेशन ऑफ प्रैक्टिसेस हुआ। आप नागा वर्शिप भी करो, आप बुद्धिस्ट वर्शिप भी करो, आप ब्राह्मणिकल वर्शिप भी करो या प्रैक्टिस भी करो, तो सब कुछ एक साथ चलने लगा। अभिमन्यु फर्स्ट ने कश्मीर से रजौरी अपनी कैपिटल शिफ्ट की। इसके बाद इनका नेक्स्ट रूलर था इंद्रजीत, उसके बाद गोंडा थर्ड और रावण। तो यहाँ पे इनकी डायनास्टी खत्म हो जाती है। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट हून अंपायर। तो ये जो हून्स थे ना, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री में, इन अ सेंस कंट्रीब्यूशन, लेकिन इन्हें कुछ बनाया नहीं है, लेकिन काफी वहां से यहाँ से, बिकॉज दे वर ट्राइब्स, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। तो ये रोमन अंपायर से भी लड़े हैं, ये पर्शियन अंपायर से भी लड़े हैं, और फिर ये इंडिया भी आए हैं, गुप्ता अंपायर से भी लड़े हैं। तो जब ये इंडिया पे अटैक करते थे, बिकॉज एक चीज आप याद रखना, जब भी सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग होती है
तो बाहरी ताकतों का उस कंट्री पे अटैक करना, उस कंट्री को सब्जुगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे सिकंदर गुप्ता ने इनको क्रशिंग डिफीट दी थी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से आते थे, तो बहुत ज्यादा इनको मतलब हार का सामना करना पड़ा था। तो ये फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टोरामन के अंदर जब गुप्ता एम्पायर वीक हुआ, तो इन्होंने पंजाब, राजपूताना, ठीक है, मालवा, इन एरियाज पे कब्जा करना स्टार्ट किया। लेकिन गुफ्ताज ने अगेन अपनी स्ट्रेंथ असेंबल की और इनको एक और डिफीट दी और इनको प्लेन से निकाला। तो जब ये प्लेन से निकले, तो फिर इनका एक रूलर आया जिसका नाम था मेहरा मेहरकुला। ये इंपॉर्टेंट है, इन इसको इंडियन नीरो माना जाता है। अब आप बोलोगे इंडियन नीरो कौन है, तो इंडियन नीरो बेसिकली, ये टर्म है नीरो, ये एक रोमन एम्पायर था। तो इसके टाइम पे रोमन एम्पायर काफी वीक हुई थी, और कहा जाता है रोम वॉज बर्निंग वेल नीरो वॉज फिडलिंग, तो ऐसा ही कुछ कोड है। तो बेसिकली ये दिखाया जाता है कि वो खुद तो ऐशो आराम में था, सोया हुआ था, और रोम बर्न हो रहा था। तो ये मेहरकुला जो है, इसको इंडियन नीरो माना जाता है। और एक और चीज जो इसने की है ना, मतलब नीरो ने, इसने काफी तबाही मचाई, बहुत ज्यादा तबाही। तो मेहरकुल्ला ने भी वही कश्मीर में किया। हिंदू हिंदुआइज्ड क्यों था, बुद्धिस्ट नहीं था ये, हिंदुज्म में कन्वर्ट हो गया था। इसने बुद्धिस्ट पे बहुत ज्यादा ये मतलब अपनी हुकूमत में उन पे बहुत ज्यादा अटैक्स किए। इसने विहारास को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। इसने बहुत सारे बुद्धिस्ट जो टॉप स्कॉलर्स थे उनको मारा। अब क्या हुआ था कि जो ये मेहरकुला था ना, बेसिकली इसको प्लेन से जब गुफ्ता किंग्स ने निकाला था, तो कश्मीर के प्रिंस ने बड़ी दया की थी और इसको कश्मीर में जगह दी थी। लेकिन उसको क्या पता था कि ये उल्टा ही पड़ जाएगा, तो इसने उसको ही, जिसने इसको जगह दी, उसी को हटाया। तो 233 एडी में इसने कश्मीर को कॉन्कर किया। आर एस पंडित, जिसने राज तरंगिणी की ट्रांसलेशन लिखी है, वो पेज 40 में बोलते हैं कि इसकी टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है बुद्धिज्म पे, बुद्धिस्ट लोगों पे। तो ये हमें आर एस पंडित ने अपनी राजतंत्र की ट्रांसलेशन में बोला है। और इसके बाद आता है प्रवरसीना, इसका यंगर ब्रदर। तो जब प्रवरसीना आता है, तो कश्मीर की थ्रोन जो थी, इसने उस टाइम पे श्रीनगर सिटी को बिल्ड किया, ठीक है, और उसे अपना कैपिटल बनाया। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे हून अंपायर कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट अंपायर है, वो है विक्रमादित्य अंपायर, ठीक है। तो उसके बारे में अब आप पढ़ेंगे, विक्रमादित्य अंपायर के बारे में। अब हुन्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट अंपायर आता है, वो है विक्रमादित्य अंपायर। बेसिकली विक्रमादित्य जो है ना, एक कैरेक्टर है। कुछ का मानना है कि एग्जिस्टेंस में ऐसा रूलर था उज्जैन में, कुछ का मानना है कि मिस्टिकल कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इंडिया में जिस किंग का भी, या जिस किंग को भी अपना बोलबाला बोलना होता था, तो वो टाइटल लेता था विक्रमादित्य। तो बेसिकली ये एक इसी का एक रिलेटिव था विक्रमादित्य का। इसका नाम था प्रतापादित्य, ठीक है, प्रतापादित्य। तो इसने क्या किया, इसने कश्मीर में अपना रूल इस्टेब्लिश किया। और इसने इसके बाद जो नेक्स्ट आया, वो था समधिमति। समधिमति समधिमति ने शिविज्म को एक्सेप्ट किया, शिविज्म को अडॉप्ट किया, और इसने टाइटल ले लिया आर्या राजा। उसके बाद हमारी सेकंड गोंडा डायनास्टी आती है, और इसको इस्टेब्लिश करता है मेघावाना। मेघावाना, ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम तक ही रहती है। इसका लास्ट रूलर जो होता है, वो होता है हिरियायाना। तो हिरियायाना को क्या करता है, फिर हिरियायाना के बाद क्या होता है, विक्रमादित्य का ही कोर्ट पॉइंट होता है मातृगुप्ता। वो हिरियायाना के बाद कश्मीर की थ्रोन को पकड़ता है, और वहां पे अपना रूल इस्टेब्लिश करता है। यानी विक्रमादित्य अंपायर अगेन इस्टेब्लिश होता है। बीच में कौन आया था, गोंडा, सेकंड गोंडा डायनास्टी, कुछ टाइम के लिए। तो जब मातृगुप्ता आता है कश्मीर में, उसके बाद प्रवरसीना सेकंड, ये होता है बेटा विक्रमादित्य का। अब डायरेक्ट अभी तक रिलेटिव्स विक्रमादित्य के, पहला रिलेटिव प्रतापादित्य, फिर इसका कोर्ट पॉइंट मातृगुप्ता, अब सीधे बेटा प्रवरसीना, ये बेटा होता है विक्रमादित्य का। तो ये कश्मीर का रूल, अब ये कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेता है, और ये एक बिल्ड करता है अपनी कैपिटल,
प्रवर सेनापुरा, क्योंकि इसका नाम प्रवर सेना होता है, प्रवर सेनापुरा, ये आप मानो मॉडर्न श्रीनगर, प्रवर सेनपुरा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रवर सेना सेकंड वेयर ही बुल्ट हिज कैपिटल, तो वहां पे ऑप्शंस होंगे प्रवर सेनपुरा, जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन है। ये मॉडर्न श्रीनगर से इसको रिलेट किया जाता है। अच्छा, ये जो प्रवर सेना था इसका रूल ना बड़ा फैला हुआ था, तो कहते हैं सौराष्ट्र तक, बेसिकली गुजरात तक इसका रूल जाता था। तो इसके बाद आता है बल अदिता। बल अदिता क्या करता है, उसकी बेटी होती है, वो उसकी शादी करता है दुर्लाभावर्धना से, और दुर्लाभावर्धना से जब वो उसकी शादी करता है तो हमारे पास नेक्स्ट डायनास्टी जो इस्टेब्लिश होती है वो है कारकोटा डायनास्टी। बहुत इंपॉर्टेंट डायनास्टी है। दुर्लाभावर्धना इस डायनास्टी को इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद इनका नेक्स्ट रूलर होता है दुर्लाभाखा, ठीक है। और उसके फिर तीन बेटे होते हैं, सांड्रापिडा, और एक होता है तारापिदा, और लास्ट जो उसका होता है वो है ललिता दतिया। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर। अच्छा, दुर्लाभावर्धना के टाइम पे ही, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवलर आया था, चाइनीज ट्रेवलर, जिसका नाम था हुन सेंग। तो ये चीजें थी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोलता, हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ो तो हिस्ट्री काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप हिस्ट्री में ऐसे पॉइंट्स याद रखोगे ना कि दुर्लभावर्धना कारकोटा डायनास्टी, उसके टाइम पे हुन सेंग आया था, तो आपका मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ गया, तो आपका वो कवर हो गया। तो ये जो दुर्लभावर्धना था, इसका रूल ऑलमोस्ट 598 एडी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी इस डायनास्टी के साथ अर्ली एंशिएंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम अपनी जो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज होगा उसका, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। अब दुर्लभावर्धना ने क्या किया, इसने एक श्राइन डेडिकेट की लॉर्ड विष्णु को। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बुद्धिज्म का जो ग्राफ था वो नीचे जा रहा था और हिंदुज्म का ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था, क्योंकि रूलर जब किसी रिलीजन को अडेप्ट करता है ना, तो ऑब्वियसली उसका असर आम लोगों पे जरूर होता है, और एंशिएंट टाइम्स में तो ये काफी ज्यादा था। तो जब दुर्लभावर्धना ने ही हिंदुज्म को अडॉप्ट किया, तो ऑब्वियसली कश्मीर में क्या फिर हिंदुज्म का वापस ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो लॉर्ड विष्णु की इसने जो श्रीनगर में ये बनाया, टेंपल डेडिकेट किया, तो उसका नाम है दुर्लाबास वामिन, दुर्लाबास वामिन। तो इसकी वाइफ ने कंस्ट्रक्ट की मोनेस्ट्री, जिसका नाम रखा उसने अनगाबावा, ठीक है। अब मोनेस्ट्री बेसिकली यहाँ पे नहीं है कि बुद्धिस्ट थी या हिंदू थी, बट मोनेस्ट्री मोस्टली बुद्धिस्ट होती है। तो एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर भी सिग्निफाई होता है इस डायनास्टी का। तो अगर हिस्ट्री को ऐसे पढ़ोगे ना, मतलब तो हिस्ट्री पढ़ने में एक मजा आएगा। मतलब मैंने बोला ना कि हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ो, प्रेजेंट इवेंट्स से रिलेट करके पढ़ो, आपस में जोड़ के पढ़ो, तो आपको काफी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी, याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कारकोटा डायनास्टी थी, इसके टाइम पे आर्किटेक्चर ना कश्मीर में बहुत ज्यादा जबरदस्त बन गया था, क्योंकि पोस्ट गुप्ता का आर्किटेक्चर, सरनाथ का आर्किटेक्चर और नालंदा के आर्किटेक्चर को मिक्सचर करके इन्हें आर्किटेक्चर बनाया, तो काफी अच्छा आर्किटेक्चर बना था। और वो आर्किटेक्चर कश्मीर में बहुत फेमस हुआ था। और उसकी आप एक बहुत बड़ी एग्जांपल आगे जाके पढ़ोगे ललितादित्य के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो इसका स्टार्ट करेंगे वो ललितादित्य से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां पे जाके आप व्हाट्सअप करो और नोट लिखो, और आपको वो नोट मिल जाएंगे अपने घर पे बैठते हुए। और दूसरी चीज है कि अगर आपको करंट अफेयर कश्मीर का या कश्मीर की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, या जो कश्मीर के रिलेटेड करंट अफेयर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2023 तो अप्रैल 2024, वो आपको सारा मिल जाएगा। आपको उसी नंबर पे करंट अफेयर लिखना है और वहां पे आपको करंट अफेयर डिलीवर हो जाएगा। हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे ललिता अदिता के कॉन्टेक्स्ट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।